वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई एस 38 इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसमें जो एरियाज हमने डिस्कस करने हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि आई एस 38 क्यों इशू किया गया। तो आई एस 38 इशू करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफाइन की जाए इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो किसी और स्टैंडर्ड में डील नहीं होते। तो कुछ और ऐसे स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कुछ इंटेंजिबल आइटम्स को डील करते हैं। तो वो जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं वो ही एप्लीकेबल रहेंगे उन आइटम्स पर, लेकिन जिन आइटम्स पर कोई और स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता उनके लिए जो अकाउंटिंग है वो आई एस 38 के मुताबिक होगी। तो आई एस 38 की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि इंटेंजिबल एसेट को सिर्फ तब रिकग्नाइज कर सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ इट मीट्स अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो वो स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्राइटेरियाज क्या हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि इंटेंजिबल एसेट को कैसे मैयर करना है और उससे रिलेटेड हमने डिस्क्लोजर्स कौन से देने हैं। जब स्कोप की बात आती है कि ये स्टैंडर्ड किन आइटम्स पर अप्लाई होगा तो उसकी क्लैरिटी हम देख सकते हैं कि द स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट इसका टाइटल है, उन्हीं पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट वो इंटेंजिबल एसेट जो किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में आते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जो आई एस 38 के स्कोप में आ जाते हैं। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूशन एसेट जो IFRS 6 के स्कोप में आ जाता है। और एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। तो जो आप फॉर एग्जांपल गैस की एक्सट्रैक्शन के लिए या माइनिंग वगैरह की एक्सट्रैक्शन के लिए, मिनरल्स के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके ऊपर भी IFRS 6 अप्लाई होता है, उस पर IS 38 अप्लाई नहीं होगा। इसको फर्दर अगर हम डिटेल्स देखते हैं तो जो दूसरे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट आइटम्स को जो कि कुछ नेचर में इंटेंजिबल आइटम्स हैं उनको डील करें, तो वो कौन कौन से आइटम हैं। तो इन दैट सिचुएशन ये याद रखना है कि जो अब हम आइटम्स की लिस्ट देख रहे हैं इनके ऊपर IS 38 अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इनका रेलिवेंट स्टैंडर्ड जो कि हम साथ के साथ मेंशन कर रहे होंगे वो अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये इन्वेंट्री हो जाएगा, इस पर IS 2 अप्लाई होगा। डेफर टैक्स एसेट पर IS 12 अप्लाई होगा। लीजेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट पर IFRS 16 अप्लाई होगा, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है जो भी हम देखेंगे। एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे आपका कोई पेंशन फंड है और उसके अंदर सरप्लस है तो उस पर IS 19 अप्लाई होगा। फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उन पर IS 32 अप्लाई होगा, और जब ये कंसोलिडेशन या एसोसिएट जॉइंट वेंचर के स्कोप में आ रहे होते हैं तो फिर IFRS 10, IS 27 और IS 28 भी अप्लाई होते हैं इन पर। गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कम्बिनेशन, इंटरेस्टिंगली गुडविल के ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो IS 38 नहीं है, बल्कि दैट इज IFRS 3। तो गुडविल की काउंटिंग IFRS 3 के मुताबिक होती है। बाकी इंटेंजिबल एसेट्स हम जनरली IS 38 में डील कर रहे होते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर IFRS 17 अप्लाई होगा। नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट जो हेल्ड फॉर सेल हों, यानी वैसे वो आप पहले इंटेंजिबल एसेट के तौर पर यूज़ कर रहे थे लेकिन अब वो जो है आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिए हैं, तो उन पर IFRS 5 अप्लाई होगा। और इसी तरह एसेट जो कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज हो रहे हैं, जैसे आपका रिसीवेबल होता है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट होता है, तो उस पर IFRS 15 अप्लाई होगा। अब हमने बात की थी कि लीजेस वाले मामले में थोड़ी सी एक्सेप्शन को भी डिस्कस करना है। सो इन दैट केस राइट्स हेल्ड बाय लेसी अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल मोशन पिक्चर फिल्म्स हैं जैसे मूवीज़ होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, प्लेज हैं जैसे टीवी शोज़ वगैरह हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पेटेंट्स हैं, पेटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और पेटेंट ऑफ मेडिसिन, या कॉपीराइट है किसी भी म्यूज़िक का, बुक का या किसी भी क्रिएटिव वर्क का, तो वो IS 38 के स्कोप में ही आते हैं और वो IFRS 16 के स्कोप में नहीं आएंगे। इसके अलावा जो आइटम्स होंगे वो IFRS 16 के स्कोप में डील हो रहे होंगे। अब एक और इशू ये आता है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक जो नॉन करंट एसेट है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या इंटेंजिबल एसेट है। तो इसके लिए हमें कुछ एरियाज़ को डिस्कस करना होगा, और इससे हमारी ये जो डिस्कशन है ये हमें बताएगी कि हमें कब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डील करना चाहिए एक नॉन करंट एसेट के आइटम को, और कब उसे इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करना चाहिए। सो इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका कुछ फिजिकल एलिमेंट हो। So some intangible asset may be contained in or on a physical substance such as a compact disk। अब देखें आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो किसी ना किसी मीडिया पर तो होगा। फॉर एग्जांपल वो किसी हार्ड डिस्क पर होगा, किसी USB ड्राइव में होगा, किसी वीडियो टेप पर होगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे लाइसेंस है या आपके पास पेटेंट है या कॉपीराइट है, तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन का जो एक पेज है आपके पास वो होगा, या डिजिटल जो सर्टिफिकेट है वो जब उस चीज़ का होगा, या एक अगर आपने मूवी बनाई हुई है तो वो किसी फिल्म पर जो है अवेलेबल होगी आपके पास, तो वो उसका फिजिकल एलिमेंट तो होता है। लेकिन
अब यहाँ पर हमें देखना है कि फिजिकल एलिमेंट होने का क्या मतलब है, कि वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएगा या इंटेंजिबल एसेट होगा। तो ये डिस्कशन थोड़ा सा एंगल समझने की है कि कौन सा एलिमेंट सिग्निफिकेंट है। अब इसमें हमें जजमेंट यूज करनी पड़ती है। यूज जजमेंट टू असेस वेदर फिजिकल एलिमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट और नॉट। तो इसमें इन डिटरमिनिंग वेदर एन एसेट दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ intangible and tangible element should be treated under IS 16 और एज एन intangible asset under IS 38। तो इसमें एक एंटिटी जो है वो जजमेंट यूज करेगी। अब हम कुछ जगह पर इसको एग्जांपल्स पर भी इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है जो एक मशीन को रन करने के लिए यूज होता है। For example, computer software for a computer controlled machine tool that cannot operate without that specific software is an integral part of that related hardware। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसी स्पेसिफिक मशीन को चलाने के लिए यूज होता है, तो वो उस हार्डवेयर का ही एक हिस्सा है और उसको फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट किया जाता है। इसी तरह जो कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस जिन्हें हम कहते हैं, तो उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से जो एप्पल के सिस्टम्स हैं उनमें उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, या जो कुछ और सिस्टम्स हैं उनमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है या लिनक्स का चलता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, ये भी उस कंप्यूटर की मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं और इसलिए इनको भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। जब कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट ना हो तो क्या करेंगे, जैसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि एक ऐप है जो कि लेट्स से कि हम कहते हैं कि डिफरेंट हार्डवेयर्स पर रन कर सकती है, डिफरेंट कंप्यूटर्स पर रन कर सकती है। तो जब एक सॉफ्टवेयर इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिलेटेड हार्डवेयर ना हो तो फिर उसको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई कि सॉफ्टवेयर अगर मशीन को चलाने के लिए उसका इंटेग्रल पार्ट है तो उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डील करें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम करते हैं। और अगर वो हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट नहीं है तो फिर उसको इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करेंगे। इस पर कुछ और मामला भी देखते हैं। सो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा उन एक्सपेंडिचर्स पर भी जो एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि किसी नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो समटाइम्स देयर आर इंटेंजिबल एसेट विद सेकेंडरी फिजिकल एलिमेंट, यानी वो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट होते हैं लेकिन उनका कुछ ना कुछ फिजिकल एलिमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जो है टेक्नोलॉजी बनाई है और उसका एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मीन्स उसका एक मॉडल है। अब वो मॉडल जो है वो फिजिकल बना हुआ है, लेकिन वो मॉडल इनफैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो नॉलेज है जो उस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के अंदर हमें मिली है कि इस tरीके से चीज़ को बनाया जाए तो चीज़ वर्क करती है, काम करती है। सो फिजिकल एलिमेंट जो है वो उसका सेकेंडरी है और असल चीज़ जो है उसकी वो नॉलेज है। सो ऑल्दो दीज एक्टिविटीज मे रिजल्ट इन एन एसेट विद फिजिकल सब्सटेंस, जैसे एक टेक्नोलॉजी को आप अप्लाई करते हैं तो एक प्रोटोटाइप बनता है। फिजिकल एलिमेंट जो है वो सेकेंडरी है और असल जो मैटर है वो नॉलेज का है। तो ऐसे आइटम को आप फिर इंटेंजिबल एसेट ही ट्रीट करेंगे। अब इसकी कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सो एन एंटिटी एक्वायर्ड अ फिशिंग लाइसेंस, द डायरेक्टर insists that it is a physical asset since it is written on a piece of paper। सो फिशिंग लाइसेंस है, एक पीस ऑफ पेपर आपको मिला है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपके पास लाइसेंस है, आप ये काम कर सकते हैं। तो क्या ये एक फिजिकल एसेट ट्रीट होना चाहिए? सो द आंसर इज कि फिशिंग लाइसेंस की बेशक एक फिजिकल फॉर्म है जो कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। लाइसेंस असल में वो राइट है और जो पेज है वो उसका जस्ट फिजिकल प्रूफ है। तो राइट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता या ना होता वो इंटेंजिबल ही ट्रीट होना था। तो यहाँ पे जो उसका फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज जस्ट सेकेंडरी, असल में वो राइट है जो इंटेंजिबल एसेट है और इसको इसके ऊपर IS 38 अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एन एयर कंडीशनिंग यूनिट AC हैज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल एंड डिस्प्ले द टेम्परेचर इंक्लूडिंग इट्स कनेक्टिविटी विद द रिमोट। तो ये एक टिपिकल जिस तरह AC यूनिट्स मॉडर्न हैं उनमें ये सब होता है। तो सॉफ्टवेयर एलिमेंट ऑफ AC जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी सॉफ्टवेयर अगर सही काम ना भी कर रहा हो और AC कूलिंग कर रहा है तो यू वुड बी ओके विद इट, लेकिन अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा और उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है तो आप उसको रिपेयर करवाएंगे। द सॉफ्टवेयर एलिमेंट ऑफ AC इज इनसिग्निफिकेंट एंड स्पोर्टिव ओनली टू इट्स फिजिकल पार्ट्स इंक्लूडिंग कंप्रेसर, जो कि कंप्रेसर ही असल उसका प्राइमरी पर्पज अचीव करता है और प्राइमरी पर्पस क्या है कि एयर कूलिंग अचीव करनी है। तो ये AC जो है ये इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा, इसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा।
अब इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन बाज़ात बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड ले ली जाती है कि ऐसा एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, या नॉन फिजिकल एसेट्स जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। सो द थिंग इज़ नॉट दैट सिंपल, ऑल्दो इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, वन लाइन डेफिनेशन है, लेकिन इसके काफ़ी कंपोनेंट हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। सो द डेफिनेशन इज एन इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो यहाँ हमारे पास 4 एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए कि इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, एसेट की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरता हो, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफाइबल से क्या मुराद है। सो आइडेंटिफाइबल कोई एसेट तब होता है जब वो दो में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करे। नंबर 1 ये कि वो सेपरेबल हो। सेपरेबल का मतलब ये है कि उसे सेपरेटली रेंट पर दिया जा सके या सेपरेटली सेल किया जा सके, तो वो आइडेंटिफाइबल होगा। या फिर वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से राइज हो रहा हो, रिगार्डलेस के वो राइट्स ट्रांसफरेबल या सेपरेबल हैं या नहीं, यानी दो में से एक कंडीशन पूरी होनी है, दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी होना जरूरी नहीं है। हालांकि कुछ सिचुएशन हम ऐसी देखेंगे जहां ये दोनों कंडीशंस भी पूरी हो रही होंगी। अब यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि IS-38 गुडविल पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गुडविल आइडेंटिफाइबल नहीं होती। गुडविल इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल एसेट। वाई? क्योंकि गुडविल पूरे बिजनेस की होती है। गुडविल पूरे बिजनेस से ना सेपरेटली सेल की जा सकती है, ना ही गुडविल के ऊपर कोई जो है ना लीगल राइट क्रिएट किया जा सकता है कि ये गुडविल है, अभी खत्म नहीं हो सकते। सो गुडविल आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं होती, और इसीलिए गुडविल के ऊपर IFRS 3 अप्लाई होता है, IS-38 अप्लाई नहीं होता। सो IS-38 इज नॉट एप्लीकेबल, IFRS 3 इज एप्लीकेबल। और गुडविल IFRS 3 के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एक बिजनेस को एक्वायर करने के लिए दी जाती है, माइनस नेट एसेट्स जो उसमें एक्वायर होते हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर होते हैं एट फेयर वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड गुडविल। सो गुडविल पर IFRS 3 एप्लीकेबल है और IS-38 एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात जो है हमारी वो है कि एसेट, इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। स्टैंडर्ड में मॉनेटरी एसेट की डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि फिर नॉन मॉनेटरी क्या होता है। सो मॉनेटरी एसेट्स आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। जैसे आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, और जैसे आपके रिसीवेबल्स हैं, ये ऐसे चीज़ें हैं जो या तो पैसे हैं या ऐसे एसेट्स हैं जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आपको रिसीव होनी है। तो आपका जो रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, ये आपके मॉनेटरी एसेट्स हैं। और ये मॉनेटरी एसेट्स जो हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होंगे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए नॉन मॉनेटरी होना ज़रूरी है। तो ये एक और एंगल है जिसको हमें जहन में रखना है। थर्ड इशू है एसेट। एसेट के लिए जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये कि एक तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए एसेट पे, वो चाहे लीगल राइट से राइज हो रहा हो या लीगल राइट के अलावा भी राइज हो रहा हो, तो वो कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल के लिए लीगल राइट इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स एक एंटिटी जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर सकती है, शो कर सकती है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है कि उसका एक एसेट के ऊपर कंट्रोल है। कंट्रोल बेसिकली ये होता है कि आप किसी चीज़ से खुद बेनिफिट हासिल करें और दूसरों को वो बेनिफिट हासिल करने से रोक सकें। अब ये बाज़ात लीगल राइट से भी राइज हो जाता है। लीगल राइट से कैसे राइज होता है कि अगर आपका लीगल राइट है किसी चीज़ के ऊपर, एक टेक्नोलॉजी का पेटेंट आपके पास है, तो आप वो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोड्यूस एंड सेल कर सकते हैं और दूसरों को वो प्रोड्यूस और सेल करने से रोक सकते हैं। लीगल राइट के बगैर कैसे होता है कि जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का कोड सिर्फ आपके पास है, तो आप ही उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे लोगों के पास उसका क्योंकि सोर्स कोड नहीं है तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो कंट्रोल लीगल राइट से भी आ सकता है और अदरवाइज भी आ सकता है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हों तभी वो चीज़ एसेट होगी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस तरह से भी आ सकते हैं कि आपने जो चीज़ बनाई है उससे आपको रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, आपकी कॉस्ट सेविंग्स हो जाएं, या आपको कोई और बेनिफिट हो जाए, यानी आपके दूसरे एसेट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, जिससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा हो। तो इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ इंक्रीज इन इनकम नहीं होते, कॉस्ट की रिडक्शन भी जो है वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट होती है। इसके बाद फोर्थ एरिया है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल एलिमेंट जो है वो बाजू का सिग्निफिकेंट होता है और बाजू का सिर्फ सेकेंडरी होता है। तो फिजिकल एलिमेंट जहाँ पर मौजूद हो लेकिन सेकेंडरी हो, यानी मेन एलिमेंट आपका जो है वो नॉन फिजिकल है और फिजिकल एलिमेंट जस्ट सेकेंडरी है, जैसे लाइसेंस का पीस ऑफ पेपर पर होना या किसी सॉफ्टवेयर का किसी डिस्क पर होना। तो ये चीज़ें मतलब इनका यही लिया जाता है कि वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। तो ये जब 4 क्राइटेरिया मीट हो रहे हो तो एक आइटम इंटेंजिबल एसेट कंसीडर होगा अंडर IS-38। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की।
तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। पेटेंट्स जो हैं ये आपका टेक्नोलॉजी का पेटेंट होता है, आपका किसी रेसिपी के लिए भी पेटेंट का वर्ड यूज़ होता है, किसी मेडिसिन का जो फार्मूला होता है उसके लिए भी पेटेंट की टर्म यूज़ होती है। कॉपीराइट जो होता है ये क्रिएटिव वर्क पर होता है, जैसे म्यूजिक की कंपोजिशन का कॉपीराइट होगा, लिरिक्स का कॉपीराइट होगा, बुक आपने राइट की हुई है तो उसका कॉपीराइट होगा। फिर है जी मोशन पिक्चर्स, फिल्म जैसे मूवीज़ वगैरह बनाई हुई हैं। कस्टमर लिस्ट, इसमें कस्टमर का डाटा होता है, जैसे फेसबुक वगैरह के पास कस्टमर का डाटा है कि उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी एक इनकम रेंज क्या है, वो किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के काम आती है, क्योंकि इससे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है। मॉर्गेज सर्विसिंग राइट्स, यानी वो लोग जिनको मॉर्गेज यानी लोन्स की सर्विसिंग और इंटरेस्ट वगैरह लेने का, लोन देने का एक सर्टेन एरिया में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या जो दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से उनको राइट मिला हुआ है, तो जिनको राइट मिला हुआ होगा वही उससे इनकम जनरेट कर सकेंगे। इसी तरीके से फिशिंग लाइसेंस हैं कि इस सर्टेन एरिया में फिशिंग ये पर्सन कर सकता है, तो जो कर सकता है सिर्फ लाइसेंस वाला कर सकता है, वही उससे सिर्फ बेनिफिट ले सकता है। इंपोर्ट कोटाज हैं, तो इंपोर्ट कोटा होता है कि जी यही लोग सिर्फ ये आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, तो जो लोग इंपोर्ट करेंगे वही उसको फिर आगे सेल कर सकेंगे या यूज़ कर सकेंगे और सिर्फ वही लोग उससे बेनिफिट ले सकेंगे। इसी तरह फ्रेंचाइजेज होती हैं, फ्रेंचाइज भी लाइसेंस की एक टाइप है जिसमें एक आप खास बिजनेस का आउटलेट रन करते हैं। कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप्स होते हैं, जो एक स्पेसिफिक अगर आपके रिलेशनशिप्स हों कस्टमर और सप्लायर के, तो समटाइम वो इंटेंजिबल एसेट के तौर पे क्लासिफाई हो सकते हैं। इसी तरह कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर और मार्केटिंग राइट्स। अब यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खासतौर पर इन दो तीन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को तो मीट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या इन्हें इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकग्नाइज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो समटाइम्स आपका लीगल राइट एग्जिस्ट करता है और आप इन्हें रिकग्नाइज कर सकते हैं, और समटाइम आप इन्हें रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो उसकी तरफ भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो वी हैव एग्जाम्पल, मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज मे गिव राइज टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपके पास मार्केट का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, तो आप उससे फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कंट्रोल ऐसी नॉलेज पर सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब लीगल राइट हो, जैसे आपने कोई कॉपीराइट किया हुआ हो, कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो उसके ऊपर जिसकी वजह से सिर्फ आप बेनिफिट ले सकें और दूसरों को बेनिफिट लेने से रोक सकें। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी उसमें राइट है जिसमें एम्प्लॉयज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की लीगल ड्यूटी है, तो फिर आप इन्हें रिकग्नाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मार्केट शेयर एंड कस्टमर लॉयल्टी। अब मार्केट शेयर और कस्टमर लॉयल्टी ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एंटिटी का इनसफिशेंट कंट्रोल होता है। कुछ साल पहले में देखें तो नोकिया जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड था और कस्टमर लॉयल्टी बहुत हाई थी, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा था उनका। लेकिन अल्टीमेटली जो है मार्केट शेयर भी लूज़ हो गया, कस्टमर लॉयल्टी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि एक एंटिटी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर, मार्केट शेयर, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयल्टीज़ वगैरह ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करें, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और रीज़न ये है क्योंकि इनसफिशेंट कंट्रोल होता है, एक एंटिटी कस्टमर्स के बिहेवियर को और मार्केट के बिहेवियर को फुली कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक एडवांटेज तो होता है कि आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में भी वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कस्टमर लिस्ट इज काइंड ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। जैसे फेसबुक के पास अपने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है, जैसे गूगल के पास एंड्रॉयड यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है। तो कस्टमर लिस्ट को बाज़ औक़ात एंटिटीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करती हैं। तो जब इन ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज किया जाता है या ख़रीदा जाता है तो तब इनको रिकग्नाइज किया जा सकता है। द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर द सेम और सिमिलर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर रिलेशनशिप प्रोवाइड एविडेंस दैट द कंपनी इज एबल टू कंट्रोल दोज बेनिफिट इन द एब्सेंस ऑफ सच लीगल राइट। यानी अगर आप एक चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं कि एक कस्टमर लिस्ट देकर दूसरी कस्टमर लिस्ट ले रहे हैं, तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि इसकी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वैल्यू है। और इससे हमें ये एविडेंस भी मिलता है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो सेपरेबल है, यानी एक फेसबुक ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की वो किसी और कंपनी के साथ अगर शेयर कर ले तो वो कंपनी उससे बेनिफिट ले सकती है। यानी ये एक ऐसी एसेट है जो कि सेपरेबल है, जो सेपरेटली सेल किया जा सकता है। तो ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट करता है। और परचेज्ड कस्टमर लिस्ट जो है उसको रिकग्नाइज भी किया जा सकता है। इंटरनली जनरेटेड में तो ये इशू होता है कि अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, लेकिन जो परचेज्ड कस्टमर लिस्ट हो वो कैपिटलाइज की जा सकती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जी स्टाफ ट्रेनिंग पर। तो स्टाफ ट्रेनिंग में एक एंटिटी के पास हो सकता है कि स्किल्ड स्टाफ हो और वो स्टाफ की ट्रेनिंग की वजह से जो उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंटल स्किल्स होंगी,
उसका बेनिफिट आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंटिटी ये भी एक्सपेक्ट करती हो कि शायद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे और वो कंटिन्यू करेंगे एंटिटी के साथ और एंटिटी को अपनी स्किल्स अवेलेबल रखेंगे, लेकिन एक एंटिटी का इनसफिशेंट कंट्रोल होता है ह्यूमन एक्शंस पर। जो ट्रेनिंग होती है उसके बावजूद भी हर एम्प्लॉय एक जैसा जो है एक्ट नहीं कर पाता। हर ह्यूमन का जो है ना डिफरेंट एंगल होता है, और कुछ लोग ज़्यादा अच्छी स्किल्स एक्वायर करते हैं ट्रेनिंग में, कुछ कम अच्छी स्किल्स एक्वायर करते हैं, कुछ की स्किल्स पर समटाइम्स फ़र्क नहीं भी पड़ता। फिर इसी तरह के ह्यूमन एक्शंस जो हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अगर छोड़कर जाना चाहें तो छोड़कर जा सकते हैं। तो सिमिलरली स्पेसिफिक मैनेजमेंट और टेक्निकल टैलेंट जो आपके पास है वो आज है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन शायद मीट ना करे अनलेस कि आपके पास कोई लीगल राइट्स हैं। तो लीगल राइट्स नहीं है तो स्टाफ ट्रेनिंग और इस तरह के जो मैनेजमेंट टैलेंट है या टेक्निकल टैलेंट है इसके ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल नहीं है तो आप इनको फिर एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर एक आइटम इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट ही नहीं करता तो फिर उसे एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो फिर एसेट नहीं है तो फिर वो एक्सपेंस ट्रीट होगा। इसकी एक एक्सेप्शन है कि बिजनेस कम्बिनेशन में जब हम एसेट एक्वायर करते हैं, इसको हम एक अलग टॉपिक के तौर पर एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, एक्वायर्ड इन बिजनेस कम्बिनेशन। तो उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसे गुडविल के तौर पर लिया जाता है। जब बैलेंसिंग फिगर गुडविल के तौर पर ली जाती है तो फिर वो एक्सपेंस नहीं बन रही होती, वो गुडविल बन रही होती है। तो बिजनेस कम्बिनेशन में जो आपने पैसा पे किया होता है और जो एसेट एक्वायर किए होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड गुडविल, तो वो गुडविल बन जाती है, वो एक्सपेंस नहीं बन रही होती, अदरवाइज एक्सपेंस ट्रीट हो रहा होता है। तो इन शॉर्ट जो चीज़ इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं हो रही होगी जो एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस बनेगा, लेकिन अगर देर इज अ बिजनेस कम्बिनेशन तो फिर वो गुडविल बनेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। An entity incurred rupees 4 million on a massive marketing campaign to promote a new product. Accountant wishes to capitalize this cost. Cost of advertising campaign is not separable. तो आइडेंटिफाइबल नहीं है, एज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंटिटी एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, रेंटेड और एक्सचेंज। ना ही आपका इसके ऊपर कोई लीगल राइट है। सो देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट। तो ये जब आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इसको एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते और फिर इसको ट्रीट करना पड़ेगा इन प्रॉफिट और लॉस। कुछ और डेफिनेशन जो IS 38 में दी हुई हैं, और ये मोस्टली वो डेफिनेशन हैं जो IS 16 में भी हमने कवर की हुई होती हैं, तो इन पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट जिस पर एक एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। कॉस्ट वो अमाउंट है जो कैश या कैश इक्विवेलेंट की आप एसेट के लिए पे करते हैं, या फेयर वैल्यू और अदर कंसिडरेशन जो पे करते हैं जब उसको एक्वायर करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, और समटाइम दूसरे एसेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको रिकग्नाइज करते हैं। सेम डेफिनेशन एज IS 16। डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू बेसिकली वैल्यू इन यूज ही है। सेम डेफिनेशन है कि इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज an entity expect to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life or expects to incur when settling a liability। तो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो वैल्यू इन यूज के लिए ही टर्म यूज होती है। फेयर वैल्यू price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participant at the measurement date, ये IFRS 13 के मुताबिक फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है, और ये भी सेम IS 16 में भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए भी यही टर्म यूज होती है। इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो IS 36 के मुताबिक इम्पेयरमेंट लॉस की ये डेफिनेशन है। तो IS 38 में इन डेफिनेशंस का कोई फर्दर डिफरेंस नहीं है, जो IS 16 की आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कंटिन्यू होगी। अमोर्टाइजेशन की सेम वही डेफिनेशन है जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है। अमोर्टाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इनफैक्ट इंटेंजिबल एसेट्स के लिए टर्म अमोर्टाइजेशन यूज कर दी जाती है, लेकिन इवन इफ इंटेंजिबल एसेट के लिए भी अगर टर्म डेप्रिसिएशन भी यूज कर दें तो वो इनकरेक्ट नहीं है, ऑल्दो वर्ड अमोर्टाइजेशन ज्यादा बेहतर है। Residual value, same definition as in IS 16. The residual value of intangible asset is the estimated amount that an entity would currently obtain. कि पैसे प्राइस वो लेनी है जो आज की हो, after deducting the estimated cost of disposal if the asset were already of the age and condition जो उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पर होगा। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेनी है, प्राइसेस आज की मार्केट के हिसाब से लेनी है, लेकिन एसेट की कंडीशन वो वाली ध्यान में रखनी है जो उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पर होगी।
यूज़फुल लाइफ या तो पीरियड होता है भाई 5 साल 7 साल 10 साल जो हम एक एसेट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम यूज़ करेंगे, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स होते हैं जो हम उस एसेट से obtain करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसका हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि इतने यूनिट्स की हमें रॉयल्टी मिल जाएगी, तो उस बेसिस पर भी इंटेंजिबल एसेट की यूज़फुल लाइफ हो सकती है। सो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारी कुछ डेफिनेशन हैं जिनका ताल्लुक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से है। सो रिसर्च वो ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। और डेवलपमेंट रिसर्च फाइंडिंग की बेस पर, यानी जो रिसर्च फाइंडिंग हमारे पास रिसर्च से आई होती हैं उसको फिर जब हम प्लान और डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल डिवाइस प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम अपनी एक सेपरेट वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे होंगे, विच इज़ इंटरनल जनरेटेड आइटम्स के नाम से एक वीडियो होगी, उसके अंदर हम इसको ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे और वहाँ पर ये डेफिनेशन भी कवर होंगी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फजल। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फजल फॉर द ईयर टू 31st March 2015। द IT division has begun a training course for all managers in new programming language at a cost of rupees 200,000. The consultants running the training course have quantified the present value of training benefits over the next 2 years to be rupees 400,000। कि यानी इस ट्रेनिंग से जो स्किल्स डेवलप होंगी उसका बेनिफिट नेक्स्ट 2 ईयर्स तक होगा और उससे 400,000 की प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में बेनिफिट होंगे। द प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ करंट एसेट। द अकाउंटिंग पॉलिसी नोट आइडेंटिफाइज दैट द कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो शो करंट एसेट में किया है और पॉलिसी जो है वो उसकी नॉन करंट एसेट जैसी है कि ओवर 2 ईयर्स उसको जो है राइट ऑफ किया जाएगा टू मैच विद द बेनिफिट्स। और रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव। सो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली गलत है और इसलिए हमें इसकी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है। तो बेस्ड ऑन पैरा 15 ऑफ IAS 38 हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो एक एंटिटी में ये हो सकता है कि स्किल्ड स्टाफ हो और स्टाफ की एक्स्ट्रा स्किल्स की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं और ट्रेनिंग की वजह से जो स्किल्स एक्स्ट्रा हो रही हैं वो अराइज हो सकती हैं। So an entity may have a team of skilled staff and may be able to identify incremental staff skills leading to future economic benefits from training। जैसे यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जी अगले 2 साल तक हमें फ़ायदा होगा। एंटिटी ये भी एक्सपेक्ट कर सकती है कि स्टाफ जो हैं वो अपनी स्किल्स एंटिटी को अवेलेबल रखेंगे, यानी इतने अरसे में कि वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने एम्प्लॉयज़ छोड़ कर जाएंगे, इतने नहीं छोड़ कर जाएंगे और उनका बेनिफिट उन्हें आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम राइज होता है वो राइज होता है लैक ऑफ कंट्रोल का। जब प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, ट्रेनिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट नहीं है जिन पर आपका कोई कंट्रोल हो, ह्यूमन स्किल्स ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आपका कोई कंट्रोल हो। तो कंट्रोल के लैक की वजह से इसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता ये इंटेंजिबल एसेट की, बल्कि एक एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। However, an entity usually has insufficient control over the expected future economic benefit arising from a team of skilled staff and from training for these items to meet the definition of an intangible asset. So, ऑन दिस बेसिस IAS 38 जो है वो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से मना करता है और ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर जो अडॉप्ट की हुई है एंटिटी ने, दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम स्पेसिफिकली टू द पॉइंट जो है अपने पॉइंट्स लिखकर मेंशन कर देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।